डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे हमारे पास आइटरेटिव टेक्निक्स यूज होती हैं, जिसमें से सबसे पहले जो होती है वो है हमारी जैकोबी मेथड। इसके बाद एक और पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं गॉस सीडल मेथड। करना इसमें ये होता है कि पहली इक्वेशन में से x1 की वैल्यू लेनी होती है, बाकी सब राइट साइड पे ले जाते हैं। दूसरी इक्वेशन में से x2 की वैल्यू लेनी होती है, बाकी सब राइट साइड पे ले जाते हैं। थर्ड इक्वेशन में से x3 की वैल्यू लेनी होती है और बाकी सब राइट पे ले जाते हैं। और फोर्थ इक्वेशन में से x4 की वैल्यू लेनी होती है। तो ये हमने इसी तरह करके यहाँ पे लिख लिया था, x1 x2 x3। फर्स्ट इक्वेशन में से x1 हमने एक्सट्रैक्ट किया, दूसरी में से x2, तीसरी में से x3 और चौथी में से x4 एक्सट्रैक्ट किया, बाकी सब कुछ हमारे राइट साइड पे आ गया। अब हमने क्या करना है कि राइट साइड पे हम एक इनिशियल गैस लेंगे जो कि 0 0 0 0 है, यानी x1 की वैल्यू भी 0 है, x2 की वैल्यू भी 0 है और x3 की और x4 की सबकी वैल्यूज हमने स्टार्ट में 0 ले ली है। जब हम राइट साइड पे पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास x1 x2 x3 x4 की नई अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। ठीक है। और अच्छा, इसके बाद हम ये करेंगे कि ये फर्स्ट आइट्रेशन हमने सब्स्टिट्यूट करनी है राइट हैंड साइड पे, जब जहां पे हमने पहले 0 0 सब्स्टिट्यूट किए थे, अब उसकी जगह पे जो फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यूज आ गई हमारे पास x1 x2 x3 और x4 की, ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जो सेकंड आइट्रेशन आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज आएंगी वो सेकंड आइट्रेशन आएगी। फिर इस तरह हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और ये आइट्रेटिव प्रोसेस हमारा चलता जाएगा। तो लास्ट टाइम ये आपसे कहा था कि आपने 10 तक करना है। तो कैलकुलेटर से जब आप लोगों ने ये आइट्रेशन फाइनलाइज कर लोगे तो आपके पास ये इस तरह 10 आइट्रेशन हमारे पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे अभी तो मैंने आपको खुद बोला था कि आपने 10 आइट्रेशन करनी है, अदरवाइज आपको जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया गिवन होगा आपने उसके हिसाब से चलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉपिंग क्राइटेरिया है x k+1 माइनस x k विद इंफिनिट नॉर्म, और डिवाइड बाई किससे होगा ये, नॉर्म ऑफ x k+1, और ये भी इंफिनिट नॉर्म है। तो ये जो आपको लेक्चर मोस्ट रिसेंट शेयर किया गया था उसमें यही था कि आप लोगों को वहां पे ये बता दिया जाता कि नॉर्म से क्या मुराद है। नॉर्म्स बेसिकली ये किसी चीज की लेंथ फाइंड करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, और फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नॉर्म्स होते हैं। L2 नॉर्म्स होता है, L इन्फिनिट नॉर्म होता है। इनमें वहां पे बताया गया कि कौन सा नॉर्म क्या कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया था वो 10⁻³ था, ऐसे ही था। यस सर, ये ऐसे। आवाज आ गई? अच्छा, ये लिखा है 10⁻³। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने के और k-1 लिया हुआ है, तो मैंने k+1 और k ले लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसको हम फाइंड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला फाइंड करते हैं कि x k+1 क्या है। अब हमारे पास जो मोस्ट रिसेंट आइट्रेशन है वो 10 है। इसका मतलब है कि अगर हम लास्ट आइट्रेशन में चेक करते हैं तो हमारे पास x10 माइनस x9 ओवर x10, और इन सब का इन्फिनिट नॉर्म है। अच्छा, सबसे पहले जो x10 है हमारे पास, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, x10 इट इज कॉलम वेक्टर, और उसमें वैल्यू हमारे पास ये वाली है। अच्छा, इन वैल्यूज में अब ये होगा कि जो नॉर्म की डेफिनेशन है वो क्या होती है, आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इसका नॉर्म फाइंड कर रहा हूं तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए
among all these values, all the absolute values. 1 पॉइंट मैं अब थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आपको एक दफा बात ये क्लियर हो जाए। ये जो साइन है ये एब्सोल्यूट का है, ठीक है। इसके सेंटर में है 1.001, कॉमा, ये सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं 1.998, कॉमा, और माइनस 0.9998, कॉमा, और 0.9998, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो हमने क्या किया, हमने इनकी हर वैल्यू का एब्सोल्यूट लिया। एब्सोल्यूट लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उनमें से देखना सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बताएं जी, इन सब में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? सर 1.9998। 1.999 एग्जैक्टली। तो ये मेरे पास ये आंसर आ गया मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना होगा इस सिचुएशन में, सबसे पहले हमें x10 को x9 से माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद अब जो आपके पास वेक्टर आएगा उस वेक्टर का फिर एब्सोल्यूट लेकर फिर आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर हम माइनस करें ये वेक्टर फाइंड करना चाहें तो x10 माइनस x9, यहाँ पे अगर हम इनको इस तरह से ब्रैकेट में लिखना चाहिए, अदरवाइज वो पावर्स की फॉर्म में बात चली जाती है। तो इनको अगर मैं माइनस करूं, बल्कि ये ब्रैकेट नहीं लगाते, तो ये x10 माइनस x9, तो यहाँ पे हमारे पास है 1.001, 1.9998 माइनस 0.9998 और 0.9998। यहाँ पे आ गया जी 0.99997, 2.0004 और माइनस 1.0004 और 1.0006। अब जब इसको हमने यहाँ पे माइनस किया तो अब हमारे पास पहला आंसर जो है वो क्या आएगा, बताएं जी माइनस करके। 1.3 क्रॉस 10 टू पावर -3 जी, ऐसे। और फिर हमारे पास आ रहा है जी 1.998 माइनस 2 सर जी। सर ये जो 10 आइट्रेशन है ना, इसमें जो x1 की वैल्यू है ना वो 1.0001 है। अच्छा अच्छा, हाँ जी 0001 है। और भी कहीं गलती की हुई हमने? वो इधर भी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 is to -4। हाँ जी, ये हो जाएगा 1.01 माइनस 0.297। हाँ जी, 4 क्रॉस 10 टू -4 आ जाएगा। तो दूसरे का -6 क्रॉस 10 टू -4 आ रहा है। अच्छा, और दूसरे का -6 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4 आ रहा है। इसी तरह थर्ड का क्या आ रहा है? सर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4। ये -6 मल्टीप्लाई होगा, +6 होगा, सर थर्ड वाले में पॉजिटिव 6 है। +6 आएगा, ठीक है। और आखिरी जो आ रहा है
सर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर सर माइनस 2.0004 माइनस 8 क्रॉस 10 टू पावर -4 ये यस सर आंसर आ यही जाएगा। आ रहा है। तो यही यार अच्छा, अब इसमें देखें सब 10 टू -4 की आ रही हैं पावर्स ना। इसका मतलब है कि अब हम कंपेयर करते हुए अब जब हम देखेंगे कि इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो हमारे पास ये सबसे आखिरी वाली वैल्यू आ रही है। ये Yes, 4 sir. हो जाएगी जब हम एब्सोल्यूट लेंगे ना इनका सबका। नहीं, इसको हम सर 8 वाली सबसे बड़ी होगी। जी जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा जो हम नॉर्म लेंगे यहाँ पे, तो x10 x9 और यहाँ पे मैक्सिमम जब लेंगे यहाँ पे देखो 4 क्रॉस 10 टू पावर -4 कॉमा -6 क्रॉस 10 टू पावर -4। ये प्रॉपर प्रोसीजर ये है जो मैं आपको करके बता रहा हूँ। वैसे तो मेरे सामने नजर आ जाती है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे। अब इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 8 क्रॉस 10 टू पावर -4, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 8 क्रॉस 10 टू पावर -4। अब इसको डिवाइड करें जी, डिवाइड बाई 9998 से। तो ये आंसर हमारे पास आएगा प्लस हो जाएगा क्रॉस 10 सर पावर 4.0004 जी 4.0004 आएगा। तो 10 टू पावर -4, तो इसका मतलब है कि इट इज लेस देन द रिक्वायरमेंट वाज 10 टू पावर -3, तो ये उससे लेस आ गया। इट मींस कि अब हमारा जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया था वो अचीव हो गया, वी शुड स्टॉप हियर। अच्छा, अगर हम यही इसी को देखें x9 -x8 करें, ये अब आप लोग करें x9 -x8 डिवाइड बाई x9, और यहाँ पे दोनों में इन्फिनिट नॉर्म है। x9 जो है हमारे पास, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमें नजर आ रही है 2.0004 है, तो ये तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, x9 को x8 से माइनस करें और बताएं कि टॉप पे हमारे पास नोमिनेटर क्या आएगा। अच्छा चलें, तो आप लोगों ने ये इस बात का ख्याल रखना है कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है ये आपने चेक करना है, और जहाँ पे आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया अचीव हो रहा होगा उस जगह पे आपने स्टॉप कर देना है। इन केसेस में आप x9 पे भी स्टॉप कर सकते हैं, बल्कि x9 पे ही स्टॉप करना चाहिए। x10 पे तो हमारे पास डेफिनेटली वो स्टॉप होगा। तो जो हमारा मिनिमम होता है हम वहाँ वो देखते हैं, मिनिमम हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया किस आइट्रेशन पे अचीव हो रहा है। अच्छा, इसमें अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है गॉस सीडल मेथड, और गॉस सीडल मेथड जो है वो बेसिकली जैकोबी मेथड की एक इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ गैस कर सकते हो कि हम इस मेथड को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मजीद इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। आइडिया, हम पहले 0000 पुट करते हैं राइट साइड पे, फिर जो हमारे पास आंसर आता है वो फर्स्ट आइट्रेशन आ गई। फर्स्ट आइट्रेशन हम पुट कर रहे होते हैं, x0 x1 x2 x3 x4 ये सब जीरो थे, हमने पुट किया तो हमारे पास x1 का आंसर आ गया फर्स्ट इक्वेशन में से, और वो 0.6 आ गया था x1 का आइट्रेशन आंसर जो था। फिर जब हमने x2 फाइंड करना चाहा तो x2 में हमने x1 x2 x3 और x4 ये सब 00 पुट कर दिए। तो कोई इंप्रूवमेंट है यहाँ पे हम कर सकते हैं, काफी कई वाकई आपको बताने की कोशिश की है, वैसे हिंट दे दी है मैंने। सर अगर हम इनिशियल गैस को चेंज करके देखें सर अगर हम जी। इनिशियल गैस लेने कोई ना कोई 00 को चेंज करते
थोड़ा सा और आगे चले, मैं आपको करीब तक ले आया था वैसे। x2 पे स्टॉप होने की एक वजह थी। x1 पे अगर गौर करें कि x1 पुट करने के लिए हमारे पास कोई एक से ज्यादा ऑप्शन मौजूद है। जिकोबी में तो हमने 0 0 पुट कर दिया था ना। x2 भी 0 था, x3 0 था, तो x1 की वैल्यू 0.6 आ गई। अब जब यहाँ पे हम x1 की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कोई एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं। सर x2 और x3 की वैल्यू। ये बेटा गौर करो ना, ये देखो आपके पास x1 जो था, अब आपने यहाँ पे जिकोबी में तो 0 पुट किया है, लेकिन आपके जहन में तो आना चाहिए यार x1 हमने ये मोस्ट रिसेंट फाइंड किया हुआ है 0.6, ये हम क्यों नहीं पुट कर सकते यहाँ पे। ये भी तो एक आइडिया हो सकता है ना। x3 का तो हमारे पास है ही जी नहीं। सर। हाँ जी। और x4 भी कोई और नहीं है, वो तो हमें 0 पुट करना ही पड़ेगा। लेकिन x1 जो है, इसकी मोस्ट रिसेंट वैल्यू जो है ये 0.6 आ चुकी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं अभी, सर यानी हमारे पास जो जो साथ साथ वैल्यू आती रहेंगी, यानी x1 की जो न्यू वैल्यू आएगी, x2 की आएगी, वो ही हम दोबारा यूज करते रहेंगे, प्रीवियस वैल्यू नहीं यूज करेंगे। जी यही तो मैं बताना चाह रहे हैं कि जो मोस्ट रिसेंट हमारे पास अगर वैल्यू आ चुकी है तो अब हमें पुरानी वैल्यू पुट करने की क्या जरूरत है। हमें तो नई वैल्यू पुट करनी चाहिए ना। यस सर। Yes. ठीक है, जो नई वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर और ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि इसी वैल्यू ने अगले स्टेप पे जाके फिर पुट होना था। यस तो ये यस सर, हमारी एक स्टेप हम पहले आ गए हैं। हाँ जी, गॉस सीडल जो था ना, ये तो असल इससे में आप हमारी लोग से iterations भी पहले। कम हो जाए। जी जी, आइट्रेशन भी कम होगी, क्या बात की यार आपने। ये गॉस सीडल जो है ना, ये आपसे पहले पैदा ना होता ना तो ये मेथड आपके नाम से मशहूर हो जाना था। इसी को रिसर्च कहते हैं। आप लोग एवं परेशान हो रहे होते हैं कि पता नहीं क्या करना होता है। ये छोटे छोटे काम किए होते हैं उन्होंने। वो तो पहले जिकोबी था तो वो गॉसिडल बन गया। काम का काम है कोई ये, लेकिन आइट्रेशन आदि हो गई है देखो। अब यहाँ पे तो इसका मतलब है कि ये जो मोस्ट रिसेंट है हमारे पास वो k+1 है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास है x1, अब इस स्टेप जो x3 होगा इसके लिए हमारे पास x1 भी आ चुका होगा और x2 भी आ चुका होगा, है ना। तो ये भी k+1 हो जाएगा Yes, sir. और x2 भी k+1 हो जाएगा, लेकिन x4 अभी नहीं आया तो इसको हम k ही रहने देंगे। x2 पे x3 और x4 जो था वो k होगा। यहाँ पे सारे के सारे जो आखिरी स्टेप है इसमें तो सब आ चुके होंगे, x1 x2 x3, ये सारे हमारे पास ये मोस्ट रिसेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ यही फर्क है जिसकी वजह से अब हम इस मेथड को गॉस सीडल मेथड कहते हैं। ठीक है, गॉस सीडल सर मेथड। सर ये जो जैकोबी मेथड है, इसमें हम सर आइट्रेशंस पहले पता कर हम कर सकते हैं कि कितनी आइट्रेशंस में हमारा आंसर आएगा। नहीं, अभी तक तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा कहीं कि हम ऐसा कर सकते हैं, वो सिर्फ न्यूटन्स मेथड के लिए हमने किया था। तो बहरहाल ये हमें अब ये तो अंदाजा हो गया कि अगर हमें आज़ादी दे दी जाए तो गॉस सीडल मेथड अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये आइट्रेशन हाफ कर देता है, तकरीबन 10 की बजाय 5 आइट्रेशन में आपका आंसर आ जाएगा। Yes. ठीक है, तो अब क्या करेंगे फिर। अच्छा, सम टाइम पता है क्या होता है कैलकुलेटर में, ये होता है कि जैसे हमने कॉलन के साथ लिख रहे होते हैं ना, एक लंबी सारी क्वेश्चन लिख देते हैं हम, और जेकोबी के लिए हमने किया था उसको, तो बाज़ औक़ात हमारे पास कोएफिशिएंट्स हर एक के साथ होते हैं तो वो स्पेस खत्म हो जाती है। उस केस में हम कॉलन के साथ लिख नहीं सकते, फिर हमें अलग अलग इक्वेशंस को
लिखना पड़ता है और उनको अलग अलग कंप्यूट करना पड़ता है। तो ये आपने परेशान नहीं हो जाना, अगर आपकी स्पेस खत्म हो गई है तो आपने इन क्वेश्चंस को अलग अलग लिख लेना है। अब यहाँ पे क्या कैसे हो फिर इसको, वो तो जिकोबी था उसमें तो हम वैल्यूज पुट कर रहे थे, लेकिन अब कॉलन के साथ हम कैसे यूज करेंगे? अगले स्टेप पे जो है ना हमारे पास x1 की जो वैल्यू न्यू आई है वो यूज हो रही हो। सर हम उधर कैलकुलेटर अगर x1, सर हम x1 के लिए न्यू अल्फा तो मतलब e या कोई न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे वहां पर और उसकी वैल्यू दोबारा इनपुट कर देंगे। वो तो फिर सबकी वैल्यू दोबारा हमसे मांगे करेगा फिर। यानी x1 की यस जगह पे अगर हम ए बी सी डी तो हमने यूज कर लिया था और आगे ई यूज कर लिया x1 की जगह पे, फिर उसके नीचे जो x2 आ रहा है उसकी जगह पे f यूज करें, सर। तो ई और f तक हमें जाना पड़ेगा ना कम से कम। और बाकी x3 भी आ रहा है, g भी हमें पुट करना पड़ेगा। ई एफ जी हमें 3 न्यू वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे फिर। यस सर। ये भी हो तो सकता है, वैसे चल तो सकता है इस तरह से भी कि आप पहले सबकी वैल्यू न्यू जीरो जीरो वैल्यू जीरो जीरो पुट कर दें सबकी, और जीरो जीरो पुट करने के बाद आपके पास जैसे ही आंसर आए ना x1 का, तो x1 का आंसर आप लिख लें एक जगह पे, और वो वैल्यू फिर आप e को दे दें। x2 का जो आंसर आए वो आप वैल्यू f को दे दें, x3 का आंसर आए वो वैल्यू जो है आप g को दे दें। तो इस तरह से आपके पास ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक और आइडिया ये भी है कि हम यहाँ पे इसको लिखते हुए जैसे ये लिखा हुआ यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 6 प्लस x2। x2 तो नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखते हैं, b लिखते हैं, -2c यस सर। ओवर 10। तो अब ये जो आंसर हमारे पास आए इसको हम असाइन कर दें a में, क्योंकि x1 की वैल्यू है ना। इस पूरे आंसर को अगर हम a को असाइन कर दें तो अब हमारा जो a वैल्यू होगी वो अपडेट हो चुकी होगी खुद ब खुद ही। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो, 25 प्लस, अच्छा यहाँ पे दूसरा जो है वो b के साथ है ना, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 25 प्लस a प्लस c -3d ओवर 11। तो अब ये जो a है हमारे पास, ये नई वैल्यू जो इसको साइन हुई हुई है वो यहाँ पे यूज होगी। तो इवन के ये आपसे a की वैल्यू मांगेगा ही नहीं। जब आप इस तरह से कैलकुलेटर में लिखोगे ना, ये b और c की वैल्यू मांगेगा, जैसे ही b और c की पुट करेगा तो a की वैल्यू उसके पास आ जानी है। तो उम्मीद है ये a की वैल्यू हमसे मांगे ही नहीं। अगर a की वैल्यू मांगेगा भी तो फौरन ही यहाँ पे अपडेट हो चुकी होगी वो। तो अब जो सीरियल मेथड है उसमें आपने ये a इक्वल टू और b इक्वल टू ये इस तरह लिख देना है। उम्मीद है इससे आपका जो आंसर है वो भी सही आ जाएगा। लेकिन इशू वही हो सकता है कि अगर आपके पास स्पेस खत्म हो जाती है कैलकुलेटर की तो फिर ये वर्केबल नहीं रहता इस तरह से करना। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब ये आप लोग इस तरह से स्टार्ट करें और कैलकुलेटर से आप करें। सेपरेट इक्वेशंस लिख कर भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं। और किसी को मतलब ये समझ में नहीं आ रहा तो आपने ना सिर्फ ये वाला 6 प्लस b -2c ओवर 10 इनको अलग अलग करके करें, और ये आईडी आप टेबल से याद रख लें कि अब b जब सेकंड इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट करनी है a की तो 0.6 पुट करनी है, ना कि 0 पुट करनी है। ठीक है, इसी तरह सी जो थर्ड इक्वेशन है वहां पे ए और बी की वैल्यू जो है वो जो मोस्ट रिसेंट आई हुई है फर्स्ट आइटरेशन में x1 में आई हुई है वो वाली हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, अच्छा ये मैंने अब आपके सामने ना ये लिखा है मैंने, ये a इज इक्वल टू 6b
नजर आ रहा है आप लोगों सबको? यस सर। ए माइनस 2c/10 ये वेरीफाई भी करते जाए। 6 + b - 2c/10 है, और इसके बाद जो b है हमारे पास वो है 25 + a + c - 3d/11, ठीक है। और जो c है हमारे पास वो है -11 - 2a + b + c/10, और d है 15 - 3b + c/8, ठीक है। अब ये कैलकुलेट का बटन प्रेस करें, b की वैल्यू हमने ये 0 पुट की, और c की वैल्यू भी 0 पुट की, और d की वैल्यू ये इसने हमसे मांगी है, ये भी हमने 0 पुट कर दी। अब देखिए a की वैल्यू इसने नहीं मांगी थी, 0.6 हमें इसने आंसर दे दिया खुद ब खुद। अब मैं इक्वल प्रेस करूंगा, 128/55 ये 2.32727, ठीक है। 2.32727 ये यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। टू 2.327 और 3 लिख दें आगे, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास दोबारा इक्वल टू हमने प्रेस किया, तो ये अब हमारे पास जो आंसर आ गया ये आ गया -0.9873 -0.9873, और अगेन जब हमने इसको प्रेस किया तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है 0.8789, ठीक है। अब इसके बाद जब दोबारा इसको इक्वल टू प्रेस करेंगे हम, तो ये अब b की वैल्यू मुझसे दोबारा मांग रहा है, तो अब b की वैल्यू जो मांग रहा है ये मैं दूंगा 2. और क्या हो जाता आगे, 3273 था, 3273, और c की वैल्यू ये आएगा -0.9873, और इसी तरह d की वैल्यू ये आ जाएगी 0.8789, ठीक है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू होगी 1.0301, 1.0302 कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो इक्वल प्रेस किया, अब ये आ गई जी 2.037, 036 था ना, 0369 कर लेते हैं, और इसके बाद जो वैल्यू आ रही है अगली वो आ रही है -1.2011, और जो आखिरी वैल्यू है वो आ जाएगी 0.9610, ठीक है। बहरहाल ये अब आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, मैंने आपको कैलकुलेटर से भी बता दिया किस तरह से करना है, तो अगर आपको कैलकुलेटर से यूज करना आ रहा है तो आप बहुत जल्दी इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये अब आपने इससे रेलेवेंट कम से कम 2 क्वेश्चन जो हैं जेकोबी से और सीडल से, दोनों से 2 क्वेश्चन आपने नेक्स्ट लेक्चर तक करने हैं, ठीक है। आपकी अगली क्लास का टाइम भी हो गया, इंशाल्लाह ताला जिंदगी फिर मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।